हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। और हम पढ़ रहे थे उदारवादी विचारधारा, और उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत अपन ने उदारवाद का अर्थ समझ लिया था। आज अपन उदारवाद के जो प्रकार है उसमें परंपरागत उदारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। यानी परंपरागत उदारवाद क्या है, जिसको अपन नकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं। तो इसके अलग नाम है, अलग से आ सकता है कि परंपरागत उदारवाद, जिसको अपन नकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। परंपरागत जो उदारवाद है, परंपरागत उदारवाद राजतंत्र और सामंतशाह के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। यानी मध्यकालीन जो व्यवस्था थी, उस मध्यकाल में राजतंत्र और सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सामंतवादी शासन व्यवस्था की वजह से लोगों पर या लोगों को अधिक स्वतंत्रताएं नहीं थी। लोग उनके अधीन काम करते थे, उन पर अत्याचार होता था। तो ये परंपरागत उदारवाद, नकारात्मक या शास्त्रीय जो उदारवाद है, ये राजतंत्र और सामंतवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। और ये मानता है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, और व्यक्ति विवेकशील प्राणी होने के नाते व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। और ये कहता है कि व्यक्ति पर ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। और ये मानता है कि व्यक्ति जो ऐसे कानून जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, उन कानूनों को हटाना आवश्यक है। और विधि संगत कानूनों में ये आस्था रखता है। यानी विधि संगत जो भी कार्य होंगे उस पर ये ज़्यादा से ज़्यादा जोर देता है। और ये कहता है कि राज्य है वो राज्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है। राज्य को ये नकारात्मक मानता है, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। और ये कहता है कि व्यक्ति है, व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर उसको जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। और व्यक्ति अपनी शरीर, मस्तिष्क, इसका वो स्वयं स्वामी है। व्यक्ति स्वयं देखता है कि उसको कैसे करना है। तो अपन देखते हैं ये जो उदारवाद परंपरागत है, इसकी अपन बात करें तो परंपरागत जो उदारवाद है वो ये कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में आस्था या व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। एक बात, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था और राजतंत्र था, तो व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। तो उदारवाद, परंपरागत जो उदारवाद है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में आस्था रखता है, या ये कहता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्र होना आवश्यक है। व्यक्ति जब तक स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो विकास नहीं करेगा। तो ये कहता है। अब ये कह रहा है कि व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी ये स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का विरोध करता है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का विरोध, क्योंकि व्यक्ति जब स्वतंत्र नहीं होगा, व्यक्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध है, या व्यक्ति किसी के दबाव में काम कर रहा है, तो व्यक्ति अपना विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता है। और जब व्यक्ति विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता है तो फिर वो अपना स्वतंत्र विकास नहीं कर सकता है। उसको ये भी पता नहीं होता है कि वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है। तो कहने का मतलब परंपरागत उदारवाद है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का विरोध करता है। और ये कहता है कि जो व्यक्ति है, ऐसे कानून जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, उनका ये विरोध करता है। यानी निरंकुश कानून, जिसको अपन कह सकते हैं कानून, और वो कैसे होना चाहिए? निरंकुश। तो ये निरंकुश कानून का विरोध करता है। यानी कानूनों का तो समर्थन करता है, लेकिन वो कानून जो निरंकुश है उसका ये विरोध करता है। तो परंपरागत है वो निरंकुश कानूनों का विरोध करता है। और विधि संगत जो भी कानून है
का समर्थन। विधि संगत कानूनों का ये क्या करता है, समर्थन करता है, क्योंकि विधि संगत कानून के अंतर्गत ही रह करके व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। यदि व्यक्ति को पूर्ण रूप से खुला छोड़ दें तो इसका मतलब व्यक्ति है वो स्वतंत्रता का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाता है। शक्तिशाली है वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा, लेकिन ये करेगा विधि संगत जो कानून है उसका ये समर्थन करता है, और निरंकुश कानून उनका विरोध करता है। और परंपरागत उदारवाद क्या मानता है, परंपरागत उदारवाद ये भी मानता है कि राज्य है वो राज्य के अहस्तक्षेप स्वरूप, राज्य के हस्तक्षेपवादी स्वरूप यानी राज्य है वो व्यक्ति के कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करे, और ये मानता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी राज्य जरूरत तो राज्य की है, लेकिन राज्य एक बुराई है, क्योंकि राज्य जब होगा तो वो अपने कानूनों को लोगों पर अप्लाई करेगा। अब जब कानूनों को लोगों पर अप्लाई करेंगे तो लोगों की जो स्वतंत्रता है वो क्या होती है, बाधित होती है। बिना राज्य के भी नहीं काम चल रहा है, और जब राज्य होता है तो फिर वो कानूनों को लागू करता है, और कानून जब लागू होते हैं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, और ये कहते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। परंपरागत उदारवाद ये कहता है कि व्यक्ति अपने शरीर व बुद्धि का स्वामी है। इन व्यक्ति का जो शरीर और बुद्धि है उस पर उस व्यक्ति के खुद के सिवाय और किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति की बुद्धि और शरीर पर यदि किसी दूसरे का अधिकार हो रहा है या दूसरे के वो अधीन है तो फिर व्यक्ति विकास कैसे कर सकता है। इसलिए व्यक्ति अपने शरीर और बुद्धि का स्वयं स्वामी है, और इसका किस प्रकार से प्रयोग करना है इसका स्वयं व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है। यानी कि व्यक्ति स्वयं है वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है, उसके हित में क्या है, अहित में क्या है, किससे कौन सी कार्य करने से उसको लाभ होगा, कौन सा कार्य करने से उसको हानि होगी, ये व्यक्ति स्वयं से बेहतर नहीं जान सकता। व्यक्ति खुद देख सकता है कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, दूसरा इसका निर्धारण नहीं कर सकता। उसके साथ साथ ये परंपरागत उदारवाद है, ये प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। प्राकृतिक अधिकारों का जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता का ये समर्थन करता है कि व्यक्ति है वो प्रकृति प्रदत्त अधिकारों का स्वयं स्वामी हो सकता है। व्यक्ति को ये अधिकार है वो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, राज्य या समाज के द्वारा नहीं। तो ये जो परंपरागत उदारवाद है, परंपरागत उदारवाद को मानने वालों की यदि अपन बात करें तो ये एडम स्मिथ, रिकार्डो, बेंथम और मिल। एडम स्मिथ, रिकार्डो, बेंथम और मिल ये प्राकृतिक अधिकारों या इसको मानने वाले है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया परंपरागत उदारवाद। परंपरागत उदारवाद जिसको शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद कहते हैं। अब यदि परंपरागत उदारवाद ये इसकी विशेषताएं भी है, सीधी सी बात है। परंपरागत उदारवाद किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं, तो परंपरागत उदारवाद की विशेषताओं को आप देख सकते हो। इसमें आप परंपरागत उदारवाद किसे कहते हैं या क्या है, तो आप ये लिखेंगे कि परंपरागत उदारवाद है परंपरागत जो राजतंत्र या जो सामंतवाद था उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभर करके सामने आया। और परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, व्यक्ति की विवेक में आस्था रखी जाती है, और उसके साथ साथ में निरंकुश कानूनों का ये विरोध करता है और राज्य के अस्तित्ववादी स्वरूप का समर्थन। कहने का मतलब है आपको ये पॉइंट 8 याद रखना है। देखो कैसे करना है। एक
सवाल 2 और उत्तर 1, यानी परंपरागत उदारवाद का अर्थ और उसकी विशेषताएं। तो परंपरागत उदारवाद का अर्थ आ जाए तो ये आपको पॉइंट डालने हैं नहीं, ये जो 7-8 बातें, इन बातों को आप एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है, पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए परंपरागत उदारवाद की विशेषताएं, तो आप एक एक करके पॉइंट डालते जाना और उसको व्याख्या करते जाएंगे, ठीक है। जैसे व्यक्ति की सर्वोत्तम आस्था 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से पॉइंट डाल देना। सीधा अर्थ है परंपरागत उदारवाद को समझाएं तो आपको पॉइंट डालने की जरूरत है नहीं। कहने का मतलब एक कॉन्सेप्ट याद रखो और उत्तर अपने आप में किसी भी टाइप से आएंगे तो इसी में से आपको उत्तर देने। तो ये हो गया परंपरागत उदारवाद। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक उदारवाद। तो आज की क्लास में इतना ही।